जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो वॉशिंगटन डीसी के बिल्कुल करीब जहां पे आप बैठे हैं, डेलावेयर के अंदर क्वाड कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर किशीदा और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अल्बाने ऑस्ट्रेलिया को लेके अपने स्कूल चले गए हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? और वहां पे एक सहाफी ने पूछा कि बाइडेन साहब, क्या ये क्वाड जो है नवंबर के बाद चलेगी या ये बंद हो जाएगा सारा खाता? तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत आगे चलेगी। अगली जो नुमाइंदगी है या मेजबानी जो है वो इंडिया करेगा। दूसरा तार साहब, पाकिस्तान के वजीर खारजा यूनाइटेड नेशंस में नहीं आ रहे। मतलब ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है। आप क्या समझते हैं इस उनके वजीर खारजा को, पाकिस्तान के वजीर खारजा को ना आना? पूरी दुनिया के लीडरशिप से मुलाकातें होती हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? और इस वक्त ये भी बातें हो रही हैं कि अमेरिकी लीडरशिप सिख रहनुमाओं से मुलाकात कर रही है। इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा है उसके ऊपर कि क्यों सिख रहनुमाओं से मुलाकात कर रही है। क्या कहेंगे तार साहब? ये तो बड़ी हैपनिंग हो रही है न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन में। चीमा साहब, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। बिलखसूस जो इस वक्त मैं दो चीजों का कंपैरिजन हालांकि बनता नहीं है, करने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त मोदी साहब और भारत क्या कर रहा है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लंदन पहुंच चुके हैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए। वो 2 दिन वहां रहेंगे, 3 दिन यहाँ रहेंगे। मैं उस पर बात करना चाहूँ। पहुंच चुके हैं वो एयरपोर्ट पे। रेंज रोवर्स का एक जुलूस था जिसपे वो एयरपोर्ट से घर पहुंचे हैं और 2 दिन अपनी फैमिली के साथ खाबे शाबे खाएंगे वहां से, और अपने जो प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे, किसका छत लीक हो रहा है, किसका किराया आया है या नहीं आया। कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। देखना, मैं मेरे अलमियात हैं, मेरे दुख हैं। मैं हमेशा अपने ही जख्मों पे नमक छिड़कता रहता हूँ। लेकिन चलें। चीमा साहब, अब से थोड़ी देर पहले जब मोदी साहब आए तो इंडियन डायस्पोरा ने उनको रिसीव किया। लोगों ने हाथ की बनाई हुई पेंटिंग्स उनको दी गई। मोदी मोदी नारे लगे, उन्होंने ऑटोग्राफ दिए लोगों को, हौसला अफजाई की। मोदी साहब का एक ट्रेडमार्क है कि जब भी जहां जाते हैं कुछ चीजों को प्रमोट करते हैं। एक तो अपने डायस्पोरा उसको प्रमोट करते हैं, अपना फाइनेंशियल सिस्टम है उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, करेंसी को प्रमोट करते हैं, वहां पे जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रमोट करते हैं, और उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी पे तवज्जो रखते हैं। मैं इस दफा उनका ये स्केड्यूल भी देखना चाहूंगा। बल्कि क्वाड से आपने जिस तरह फरमाया है, ऑस्ट्रेलियन एंथनी एल्बनीज और किशिदा फोमियो के साथ उनकी मीटिंग्स हैं, जापानीज। और बाबा जी अपने उनको स्कूल में ले जा चुके हैं, जहां बाबा जी मेरा ख्याल है कहीं 1897 में पढ़ते होंगे। मैं खैर मजाक कर रहा हूँ, बाबा जी की एज तो इतनी ही है। लेकिन बाबा जी उस एकेडमी में, आर्च मेयर एकेडमी उसका नाम है, जहां पे उनको लेकर गए हैं, जहां पे ये क्वाड की मीटिंग होगी, और किसी प्राइवेट घर के अंदर ले जाएंगे जहां पे डिनर होगा। अब देखें, मैं अब बताने की कोशिश करता हूं कि क्या क्या चीजें आगे होंगी। एक तो दो चीजें, एक तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क रिलेटेड एग्रीमेंट होगा, और उसके बाद दूसरा आज जो अभी उस एकेडमी के अंदर, उस स्कूल के अंदर जो होगा, इंडिया यूएस ड्रग फ्रेमवर्क, ये दो चीजें साइन होंगी। बायलैटरल फैक्ट शीट जो है वो भी रिलीज की जाएगी, जो बायलैटरल डिस्कशन होगी उसको रिलीज किया जाएगा। और उसके बाद जो एक सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ, एक बड़ा अच्छी बात हो रही है, एक कैंसर मून शॉट इवेंट होगा इसके बाद, जिसमें जो क्वाड वाले हैं बिलखसूस, उसमें वो कैंसर के बारे में जो उसकी डिटेक्शन, प्रिवेंशन और उसको इस पे सोल्यूशन, इन चीजों पे साइन करेंगे और प्रिवेंशन, डिटेक्शन और इसका जो ट्रीटमेंट है उस पर। चीमा साहब, फैसिनेटिंग चीज है। मैं आपके देखने वालों को बिलखसूस ये बताना चाहूंगा कि क्वाड के कंट्रीज, ये जो कंट्रीज अभी मिल रहे हैं, ये है क्या है। एक तो इन सब की मिला के अगर देखा जाए तो 1.9 बिलियन इनकी पॉपुलेशन है। 44% जो है इनका टू वे ट्रेड है इंडो पैसिफिक के अंदर। 34.8 बिलियन इनका जॉइंट जीडीपी है, और 30% ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 30% ऑफ द वर्ल्ड है। जिस तरह आपने खुद फरमाया है पहले ही, 2025 में इसी क्वाड को होस्ट करेगा भारत। चीमा साहब, इसके बाद क्या होगा? कल जाएंगे मोदी साहब नासा कॉलिसियम के अंदर, जो एक स्टेडियम है,
उसके अंदर 16,000 लोग जो होंगे भारतीय डायस्पोरा के जो इकट्ठे होंगे। बल्कि चीमा साहब मैंने बड़े क्लोजली देखा है, मेरी खुद का जाने का था वहां उस इवेंट में, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा दोस्त गए हैं, बल्कि आज जा चुके हैं, लेकिन मैं अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं जा सका। मुझे ये जरूर है कि मैं पिछली दफा जब पहली दफा मोदी साहब न्यूयॉर्क आए थे तो आई वाज पार्ट ऑफ द इवेंट, और इट वाज सच अ वेल ऑर्गेनाइज्ड। मेरे पास अभी भी टी शर्ट मैंने उस 2016 की संभाल के रखी है जिस पे मोदी साहब की तस्वीर थी। उसके बाद चीमा साहब क्या होगा, एक बिजनेस राउंड टेबल जो है वो सीईओज उसके ऊपर बैठेंगे, उसमें करेंगे। और खासकर जो मैं जो उस पर जो नोट करने वाली बात है, सिर्फ उस पर कटिंग एज टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, क्वांटम कंप्यूटिंग को, और सेमी कंडक्टर के जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं वो इकट्ठे होंगे, उसको मिलेंगे। उसके बाद चीमा साहब वो 23rd को समिट ऑफ द फ्यूचर को खिताब करेंगे और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। यहाँ पे जो कुछ इस वक्त जो जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि उनके स्ट्रिप के ऊपर कुछ कंट्रोवर्सीज भी इस वक्त चल रही है। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन जहां किसी अपनी रैली के अंदर स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने यकलत पता नहीं क्या ख्याल आया, उन्होंने साथ ही मोदी साहब की बातें शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने स्टार्ट गलत लिया। उन्होंने भारत को अब्यूजर कहा, फाइनेंशियल जो दुनिया की फाइनेंशियल ट्रेड को उन्होंने कहा कि इंडिया भारत जो है अब्यूजर है, लेकिन मैं मोदी साहब से मिलूंगा। लेकिन साथ ही मैंने देखा जो वो खासकर उन्होंने जो वो रेड फ्लैग खड़ा किया अब्यूजर कह के, इस वक्त जो भारत के फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम है विक्रम मिस्री, फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने फौरन उसको रद्द किया कि अभी तक हमारी कोई उनके साथ मीटिंग अरेंज नहीं हुई है। दूसरा, विक्रम मिस्री साहब ने इस दौरे को शुरू होने से पहले एक कुछ जो उसका फ्रेमवर्क डिस्कस करने वो बताने की कोशिश की, उसके अंदर उन्होंने बिलखसूस जो ये कहा था कि यूक्रेन और गाजा वार इज पार्ट ऑफ द डिस्कशंस। और मैं समझता हूं कि इस वक्त इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं उनमें से भारतीय लीडर मोदी साहब या और उनका जो उनकी टीम है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली द मोदी साहब हैज विजिटेड रशिया एंड यूक्रेन एट द सेम टाइम। तो उसमें उन्होंने ये बताया था विक्रम मिस्री साहब ने कि गाजा एंड यूक्रेन इज पार्ट ऑफ आवर एजेंडा एज वेल। अब जो दूसरा इसके बारे में मैं करना चाहूंगा, देखें अल्टीमेटली क्योंकि यहाँ पे अमेरिका और वेस्टर्न सिविलाइजेशन है जो कि खुद जमहूरियत और ह्यूमन राइट्स और कई चीजों के ऊपर पोल्यूटेड हो चुके हैं, गंदे हो चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि 42,000 नहित्य लोग जो है वो कत्ल हो चुके हैं और अमेरिका की सेहत पे कोई असर नहीं है। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच ये बड़ा कुछ उसमें कवर कर जाते हैं जो कि ज्यादती की है। इन्होंने एक जहां पे मोदी साहब जाएंगे नासा कॉलिसियम के अंदर जहां ये स्पीच देंगे, वहां से थोड़े फासले के ऊपर एक गुरुद्वारा साहब है, इन्होंने उसको वैंडलाइज करने की कोशिश की। वहां पे एंटी मोदी इन्होंने पेंट किया कुछ दिन पहले, और अल्टीमेटली उसको अमेरिकन लॉ एनफोर्समेंट उसके पीछे नहीं जाएगी क्योंकि दिस इज नॉट दे आर इंटरेस्टेड इन। दूसरी जो आपने बात की है अगले दिन, बिल्कुल मैं जिस पे इस वक्त खबरों में आ चुका है कि प्रितपाल सिंह हैं, उनको बाइडेन साहब तो नहीं कि व्हाइट हाउस का कोई 3rd 4th टियर का जो है वो बंदा मिला है उनको, हालांकि उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मैं टोटली उसको समझता हूं। इस वक्त अगर देखा जाए तो सिक्स फॉर जस्टिस जो उसका फाउंडर है वो भी आई एम लिविंग हियर सिंस 35 इयर्स। उस गुब्बारे के अंदर कोई हवा नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ मीडिया जो है उसको हवा दे के उन्होंने लीडर बना दिया है। और साथ फिर जो इस वक्त हमारी जो डेमोक्रेट पार्टी है जो कि ओपन लिबरल माइंडसेट है उनका, जिस तरीके से खुद ही वो एंटी इजराइल करा रहे हैं, सारा ड्रामा आपने देखा, ये सारा ओबामा साहब की अपनी, और बल्कि ये इसके शवाहिद मिल चुके हैं कि जो फलस्तीन के हक में जो मुजाहरे कराए जाते हैं, ये पेड लोगों को बसों में भर भर के लाया जाता है, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेट, किसी की जरूरत है कि इन्वेस्टिगेट करे कि वो पैसा कौन पंप कर रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से मैं समझता हूं कि इसी से प्रितपाल सिंह जो है, जिसका कोई इतना लंबा चौड़ा स्टैचर नहीं है, मैं जानता हूं उनको, मेरी काफी दफा मुलाकात उनसे हुई, कोई लंबा चौड़ा स्टैचर नहीं है अब, लेकिन इस वक्त एक भारत के लिए एक इशू बनाया जा रहा है, मीडिया उसको हवा दे रहा है, हालांकि उसका
चौथी जो बात आपको बताना चाह रहा था कल परसों फिर, यही सिख लीडर जो है, जब भी मोदी साहब आए या कोई भी बाहर से बंदा आता है चीमा साहब, तो ये उनके सम्मन जो कि लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं खुद जाके कल रिक्वेस्ट करके आपके खिलाफ भी सम्मन ले सकता हूं, सर्व कर सकता हूं। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स अ पार्ट ऑफ जुडिशियल सिस्टम। वो ऐसे नहीं है कि आपको किसी पे उन्होंने आपको मुजरम करार दे दिया। इन्होंने अजित डोवाल साहब के लिए इन्होंने सम्मन लिए हैं सिर्फ ले, आने के लिए। लेकिन वो अजीत डोवाल साहब आए नहीं है, आपको मजे की बात मैं वो बताऊं, वो बात, आए नहीं। पता लेकिन नहीं ये डर खबर के बन नहीं गई, आए या वैसे ही नहीं आए। ये खबर बन गई ना चीमा साहब। दर हकीकत उसी तरह खबर बन गई जिस तरह प्रितपाल सिंह मिल रहे हैं जाके, उसी तरह खबर बन गई कि उन्होंने गुरुद्वारे के सामने जाके पेंट किया। खबर तो बन गई ना, डैमेज तो हो गया। लोगों को परसेप्शन तो लोगों ने, इट बिकेम द टॉकर, इट गेव द सब्जेक्ट टू पीपल टू थिंक अबाउट एंड टॉक अबाउट इट। तो उसी तरीके से इन्होंने वो सम्मन लिया। ये चौथी बात थी जो मैं ऐड करना चाह रहा था इसमें, जो मोदी साहब के दौरे पे। लेकिन मैं अपने कांग्रेसी पप्पू भाईजान और इन्हीं लोगों के सवालों का जवाब आज देना चाहता हूं, बिल्कुल जवाब देना। मैं ये कहूंगा मेरे देखने वालों को कि जरा नजदीक नजदीक आ जाएं, ताकि इनको मैं बता सकूं कि जिस तरीके से मेरे पप्पू भाईजान ने कहा था कि सिख ना पगड़ी पहन सकते हैं, ना कड़े पहन सकते हैं, ना गुरुद्वारे जा सकते हैं। आज भारत के एयर मार्शल जो है नए अपॉइंट किए, उनका नाम है अमरप्रीत सिंह, टर्बन वेयरिंग सिख हैं वो। और मुझे याद है कि अब जो इससे पहले भी एक धनोवा साहब थे जो कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ थे, वो जट बरादरी से थे। मैं काफी प्राइड रखता था, कई दफा उनका नाम लेता था कि जट बरादरी इज एन एयर मार्शल। तो इन सब लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि खालिस्तान बनाएंगे तो हम ये करेंगे तो वो करेंगे, इनके लिए आज जवाब आ गया है। कांग्रेस के लिए भी, मेरे पप्पू भाईजान के लिए भी, कि भारत के नए एयरफोर्स के जो हेड हैं उनका नाम है अमरप्रीत सिंह, वो आज आ चुके हैं। दूसरा, अब मैं चलना चाहूंगा दूसरी साइड पे चीमा साहब। मैं दुख के साथ ये कहूंगा कि मेरे देश में क्या हुआ है, मेरे देश के अंदर क्या कर रहे हैं चीमा साहब। 2-4 दिन हुए, यहां पे भी एक लो लेवल मीडिया आउटलेट ने खबर उठाई थी कि चाइना ग्वादर में नेवल बेस बनाना चाहता है। टाइमिंग बड़ी खूबसूरत है उसकी। फिर आपके जो फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने खबर दी है, खबर की। हम तरदीद करते हैं इस चीज की, हम नेवल एयर बेस नहीं देंगे। लेकिन टाइमिंग क्या है? क्योंकि वक्त आ चुका है, मेनू डॉलर वखा मेरा मूड बने, क्योंकि सारे लोग यहाँ आ रहे हैं अमेरिका के अंदर। एक तो ट्रिप सक्सेसफुल होगा, लोग पहले मिलना नहीं चाहते, लोग मिलेंगे भी कि यार कहीं की बेस दे ही ना दे उनको, कहीं बन ही ना जाए यार नेवल बेस वहां पे। लेकिन देखें किस खूबसूरती के साथ आप दुनिया को ब्लैकमेल करते हैं। आफरीन है आपके ऊपर, आपके वहां पे डिग्रियां होनी चाहिए, पीएचडी फ्राडस्तान आपको होनी चाहिए वहां पे। लेकिन चीमा साहब, दुख के साथ कि आपने फिर एक ड्रामा किया है कि नेवल बेस, हालांकि वो ग्वादर सी पोर्ट जो है नाकाम तरीन सी पोर्ट है। चाइना वाले पछता रहे हैं, पिछले साल सिर्फ 22 जहाज या 21 जहाज वहां पे लंगर अंदाज हुए थे। ये हालात है। बलोचिस्तान के अंदर 10 जिलों के अंदर शूटिंग ओपन चल रही है, वहां पे दहशतगर्दी हो रही है। इन सर्कमस्टांसेस में चाइना वहां पे आके पकौड़े तलेगा आगे गोलियों से। चीमा साहब, दूसरा मैं दुख के साथ कहूंगा, हालांकि मेरे जो शरीफ हैं, जो कि हैं ही शरीफ, और जो वजीर आजम हैं, वो लंदन में अपनी प्रॉपर्टी की विजिट के बाद जब यहां पहुंचेंगे तो बात किस चीज पे की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दी, मुझे पता है इस चीज का, लेकिन आपके फॉरेन ऑफिस ने वो दुनिया को दिखाने के लिए जो एक कहते हैं ना दफ्तरी जबान के अंदर जो कहा जाता है, फलाने अमूर के ऊपर डिस्कस किया जाएगा, दुनिया को डिस्कस करेंगे, दुनिया के हालात डिस्कस करेंगे। स्वाद डिस्कस करने हालात, चीमा साहब मैं हैरान होगा, मौसमियाती तब्दीलियां डिस्कस करने आ रहे हैं मुर्शिद पाक यहाँ पे। मेरे जो शरीफ हैं, जो मेरे प्राइम मिनिस्टर, मौसमियात की तब्दीलियां डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान का नुक्ता नजर दुनिया के सामने पेश करेंगे। लेकिन साहब पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से तो मुतासर है, हमारे तो लखा लोग डॉलर है कहने तुसी पोल्यूशन डॉलर दियो ना, ये एक बात करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियां कहते हैं, मौसमियाती तब्दीलियां पैसे दियो, डॉलर दियो, नहीं तो नेवल बेस दे देंगे ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਲੰਡਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਹਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 300 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ 400 ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ।
अडानी साहब ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 5 ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, 10 ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ है? चलो पता नहीं फिर मेरा मकसद चलाने वाले कौन हैं, चला कौन रहे हैं, मुल्क के खुदादाद को कौन चला रहा है, मेरी समझ से बाहर है। काले बकरे उतरते हैं तो पलंग दूसरे चढ़ जाते हैं, दूसरे उतरते हो तीसरे चढ़ जाते हैं। ना कोई शर्म है, ना कोई हया है, और पता नहीं क्या है। मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से ये बाहर है। और सबसे बड़ी आपको बताना चाहूं, मेरा शरीफ प्राइम मिनिस्टर अपने जहाज के ऊपर आ गया, अपने प्राइवेट जहाज के। चले देखें, लेकिन चीमा साहब, जो मैं पहले बात कर रहा था कि आप आज की खबर एक और भी उड़ी थी, जिसमें एक खबर ये थी कि भारत के हवाले से कि यूक्रेन को असला देने से, उनका जो असले की बात हो रही थी, आपने शेल बेचे थे यूक्रेन को। जी। मैं भूल गया हूं, क्योंकि अमेरिका इस वक्त 2 चीजें, अमेरिका के बगैर आप चल नहीं सकते। आपने जो उस असले से पैसा बनाया था उसको एज ए कोलैटरल यूज कर रहे हैं आप टुवर्ड्स द IMF फंडिंग, और IMF के बिल्कुल आप जो कुछ भी कर रहे हैं सारा कुछ जाहिर है। इस वक्त आपकी बोलियां दोनों साइडों से लग रही हैं चीमा साहब, आप बहुत खुश नसीब हैं। आपको चाइना भी बोलियां लगा रहा है, अमेरिका भी लगा रहा है, और यही आप चाहते हैं कि बोली लगाओ भाई, बोली तो लग रही है चीमा साहब। आप बोलियों के लिए पहुंच चुके हैं आप भी, और देखें अब क्या होता है। लेकिन कल का जलसा एक बहुत बड़ी खबर थी कि पहले इस्लामाबाद की बकरा मंडी में आपका जलसा हुआ था इसी पार्टी का, अब बकरा मंडी लाहौर का, वहां पे बकरे इकट्ठे हुए, वहां बकरे बिके। लेकिन चीमा साहब, दुख के साथ ये कहूंगा कि एक आपके सूबे का चीफ मिनिस्टर वहां मोटरवे पे चल रहा था, और पीछे से आपके PTI के लौंडे लपाड़े कह रहे थे कि हम बारात लेकर आ गए हैं, मिठाई का बंदोबस्त करो, खाने का बंदोबस्त करो। तो चले चीमा साहब, एक आप दुनिया के लिए एक तमाशा बन चुके हैं, और आप एक मेरे मुझसे इस तरह की मैच्योरिटी आपके अंदर ना आई है। 77 मैंने कई दफा कहा है कि मैंने बड़ी दफा तारीख की किताबें पढ़ने की कोशिश की है। ना सिर्फ आप 77 साल में शर्मिंदगी है, उससे भी पहले शर्मिंदगी है। अब मैं जो कल भी एक जगह मैंने बात की चीमा साहब, कि इस वक्त चाइना आपको कह रहा है कि आप मोटरवे बनाने के लिए हमारे लोगों की हिफाजत नहीं कर पाए, हमारी आर्मी को इजाजत दी जाए कि हम अपने फोर्सेस लेकर पाकिस्तान में जाके अपनी मोटरवे CPEC के जो रिमेनिंग चीमा साहब उसके मंसूबे बना सके। तो जब मैंने वो खबर पढ़ी तो मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई चीमा साहब। यही वारदात आपके शाह आलम सेकंड ने 1803 में की थी कि ब्रिटिश लोगों को आर्मी रखने की इजाजत दे दी थी। फिर उसके बाद आप दोबारा जनाजे ही मोलों के निकले हैं उसके बाद वहां से, क्योंकि सारा दिन डांस देखते थे, मुजरे देखते थे सारा दिन। 300 औरतें उनके हरम में होती थी, सारे शराबी थे, सारे जानी थे, जिस तरह आपको पता ही है। चीमा साहब 1858 में वो सिलसिला खत्म हुआ तो ब्रिटिश क्राउन जो है उसने टेक ओवर किया था। लेकिन एक बात आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पे आपके देखने वालों को, कि जहांगीर ने इजाजत दी थी सूरत से, जब ब्रिटिश लैंड किए थे 1613 में। लेकिन सूरत के लोगों ने दुनिया से अपना, इन्हीं लोगों से जिन्होंने भारत को कॉलोनी बनाया था, उन्होंने अपना बदला ले लिया है। अडानी अंबानी भी वही हैं, मोदी भी वही हैं, गांधी भी वहीं से थे, जिन्ना साहब भी वहीं से गुजराती थे। लेकिन मेरा वतन अजीज जो है वो आज भी ब्रिटिश कॉलोनी है। मेरा शरीफ प्राइम मिनिस्टर उड़ता है तो लंदन जाता है पहले, और वहीं रहेगा। कैरियान से आया था। आपके मुर्शद के, आपके जो इस वक्त सियासी रहनुमा है, उनके बच्चे भी ब्रिटिश हैं, और वहां पे गोल्ड स्मिथ के टुकड़ों पे पल रहे हैं। हम ना आजाद थे, ना आजाद हैं, ना होंगे, दुख के साथ। बिल्कुल तार साहब, ये हम आज़ाद नहीं हैं, आज़ाद होंगे भी नहीं, लगता तो यही है। लेकिन तार साहब, हालात तो कुछ ऐसे पाकिस्तान को ज़रूर पैदा करने पड़ेंगे जिससे कोई ऐसी हो कि दुनिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। किस तरह चाहिए? 77 ईयर्स में तो आपने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। 77 ईयर्स किस तरह लेंगे आप? चीमा साहब, मैं छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, किसी के मुंह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर के स्पेलिंग किसी आपके प्राइम मिनिस्टर को आते हैं? तो फिर किस तरह आप पकौड़ों से तरक्की करना चाहते हैं? आप छोले बेच के तो कहते छोलों की इकोनॉमी बनाएंगे आप? क्या आप चाहते हैं? समोसे बेचना चाहते हैं आप लंदन में और न्यूयॉर्क और वाशिंगटन? क्या आप करना चाहते हैं? तार साहब, बाइडेन साहब की और
हमारे वजीर आजम की नाश्ते पे किसी जगह मुलाकात तो हो रही है। तार साहब इतने तो रेलिवेंट हैं हम। ठीक है, इंडिया बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी है, उनके वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, हम आप चाइना को देंगे क्या? काउंटर करना आप क्या, चाहते हैं। आप दुनिया को क्या ऑफर कर सकते हैं? कोई एक प्रोडक्ट मुझे बता दे तार कि साहब नहीं जी हम फलां चीज हम लेकर आ रहे हैं, दुनिया में रेवोल्यूशन आ जाएगा, हमारा दुनिया के लिए कंट्रीब्यूशन ये है। डॉक्टर साहब हमने अमन के लिए काम किया है। अल्लाह, जब दुनिया को हमारी जरूरत थी तो हमने अलकायदा दहशतगर्द जमातों के खिलाफ हमने जिहाद किया, अपनी कौम का नजराना पेश किया, खून दिया, माल ये दिया, पैसे, जान दी। तो जो पैसे लिए 150 बिलियन आपका जो पड़ा बाहर, वो किधर से आ गया है वो? ठाट साहब अगर उधर उधर बिल के काम किया है तो अगर उन्होंने कोई पैसे दिए तो हमें तो नहीं दिए, हमने कोई पैसे। ठाट साहब हमने दुनिया के अमन के लिए काम किया है। अब मुझे ये बता दें कि ये जो सुनने में आ रहा है कि रशिया भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, सी पैक के वाले से बात हुई है, तो $5 बिलियन को पाइपलाइन में लगाना चाहता है वो। तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की तारर साहब पॉलिसी है मल्टी अलाइनमेंट? चाइना की जो पॉलिसी, इंडिया की जो पॉलिसी है वो है प्रो वेस्ट, प्रो यूएस। हम मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम चाइना को भी साथ रखना चाहते हैं, हम अमेरिका को भी साथ रखना चाहते हैं। आपको नहीं लगता ये आप पॉलिसी चीमा ठीक है? साहब सिर्फ उसके साथ जाना चाहते हैं जो डॉलर देगा, आपका कोई पॉलिसी नहीं है आपकी चीमा साहब, मैं गारंटी कर रहा हूं आपको, मैं गारंटी कर रहा हूं। चाइनीज भी हाथ लगा लगा के वो परेशान है, वहां देखो साडे की हो गया, खुदा दा ना वहां ਅਸੀਂ भी ਭੈੜੇ ਸਾਂ, बड़े करप्ट ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ। मैं मुझे कहा गया था ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਗਜੇ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦੇ, ਚੈਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਫ ਰਹੇ ਨਾਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਚੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਕ ਸਕਦਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, 77 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੇਚੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਕਦਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਅਰਸੀ ਗੱਲ, कोई ऐसी गल। डॉक्टर साहब मुझे तो ऐसे लगता है कि इंशाल्लाह तरक्की होनी है पाकिस्तान में, जैसे तैसे भी हो, हालात ज़रूर बेहतर होंगे। वो अलहदा बात है कि जिसे कहते हैं ना कि हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन तार साहब इसकी क्या वजह है कि वजीर आजम खुद तो चार्टर प्लेन पे बरतानिया से अमेरिका आ रहे हैं और मिनिस्टरों को कहा तुम अलहदा चले जाओ। सुनने में आया कि पाकिस्तान के मिनिस्टर अलहदा आए हैं सारे, उनकी टिकटें जारी बात है बिजनेस क्लास की होंगी, वो अलहदा आ रहे हैं और वजीर आजम साहब चार्टर जहाज पे आ रहे हैं। ये भी खबर हमारे तक पहुंची है। तार साहब ये क्यों ये इतना ज्यादा एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जाया किए गए हैं? वो भी तो आ सकते थे, मिनिस्टर उसी जहाज में आ सकते थे। आपके एक प्राइम मिनिस्टर आते रहे, खाकान अब्बासी साहब आते रहे, कमर्शियल फ्लाइटों पे आते रहे, लेकिन चीमा साहब क्या पैसे हो ज्यादा तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कल अडानी साहब ने दुनिया का सबसे महंगा तरीन जहाज ले लिया, हो सकता है इस दौरे के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी ले लें, 737 मैक्स 9 ले लिया अडानी साहब ने, तो हो सकता है ये भी ले लें। पैसे लेने ही तो आ रहे हैं, तो देने ही जा रहे हैं चीमा साहब। लेकिन कोई मुझे आने की जरूरत क्या थी यार? मुझे चीमा साहब ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸੀ ਸਪੈਨ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣਾ। व्हाट यू हैव टू ऑफर टू द वर्ल्ड? आप क्या दे सकते हैं? क्या ना लेने के लिए आपके पास पैसे हैं, ना देने के लिए कोई आपके पास प्रोडक्ट है, शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। जब टीटीपी आपसे बर्दाश्त, आपसे काबू नहीं आ रही है, थप्पड़ मार मार के टीटीपी ने आपसे अली अमीन गंडापुर कंट्रोल में नहीं है आपके चीमा साहब, आप दूसरी दुनिया को क्या ले देंगे? क्या करेंगे आप? आपके तो अंदर आपके अंदरूनी इंतशार देखें, आपके हालात क्या है, अंदरूनी इंतशार। चल लेकिन ये कि मोदी साहब इज डूइंग अ रिमार्केबल, और मैं कहूंगा कि अल्लाह करे को पाकिस्तान को भी मोदी साहब जैसा कोई नेशनलिस्ट लीडर मिले, जो पाकिस्तान की, जिसका कोई लंदन में घर ना हो, जिसका कोई बच्चा लंदन में ना हो। काश मैं वो दिन देखूं अपनी जिंदगी। डॉक्टर साहब पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ये कहते हैं हम लंदन और अमेरिका इसलिए जाते हैं कि हमें एस्टैब्लिशमेंट जो है वो काम नहीं करने देती, वो हमारे कारोबार बंद कर देती है। जब वो हम हुकूमत में आते हैं, हमारे ऊपर केसेस बनाते हैं, तो हमें फिर बाहर प्रॉपर्टीज लेनी पड़ती हैं जिंदा रहने के लिए। सियासत हम करते हैं, लेकिन जब हमारे कारोबार फैक्ट्रियां बंद कर दी जाएंगी तो हम जिंदा कहां से होंगे? तो हम अपने कारोबार बाहर रखें, जिंदा रहें। चीमा साहब देखें वो लीडर किन के हैं, वो 25 करोड़ गरीब लोगों के हैं, खुद तो आके बाहर घर ले लेते हैं, फैक्ट्रियां बना लेते हैं, तो जो उनको वोटर क्यों छोड़ाते हैं उनको? फिर वोटरों को भी तो लेकर जाए ना साहब। वो बेचारे पैदल भाग रहे हैं, डंकियां लगा लगा के, 7 लाख 8 लाख बंदा हर साल का भागता है। अगर आप उनके रिप्रेजेंटेटिव है तो वहां रह के बर्दाश्त करें ना सारा कुछ। ये चीमा साहब वो तो बाहर आ जाते हैं क्योंकि अफोर्ड कर पाते हैं, और 25 करोड़ की सजा है सरकार।
वो चीखदा पे मरदा पे बिजली मैं चीमा साहब आप सोच नहीं सकते 15 से 20 मैसेजेस डेली बेस पे मुझे आते हैं कि बिजली के बिल हमारे उनके लिए हेल्प कर दें। आते किन के? मास्टरों के, टीचरों के, लो क्लास गवर्नमेंट वर्कर जो बिजली के बिल नहीं दे पा रहे। उनका क्या कसूर है कि पाकिस्तान में पैदा हुए? उनका क्या कसूर है? हमारा शरीफ प्राइम मिनिस्टर तो आ गया ना लंदन अपनी प्रॉपर्टी टेक कर करने के लिए, अपनी फैमिली में बैठेगा 2 दिन। स्केड्यूल मुझे पता है लंदन का उनका क्या है। पिछले 25 करोड़ का क्या कसूर है चीमा साहब? बदनसीबी, बदकिस्मती के वहां पैदा हुए हैं वो। आप इस चीज की सजा दे रहे हैं उनको, और सदियों से दे रहे हैं आप उनको। पहले पठान मार दे रहे हैं, फिर ब्रिटिश मार दे रहे हैं, तुसी मार रहे हो उन्होंने। क्या कसूर उन लोगों का? इतनी बड़ी सजा उनको चीमा साहब कि सदियों से मारे जा रहे हैं। कभी आप उनके मजहब तब्दील करते हैं मार मार के, पठान आके कोट कोट के। 22 हजार बच्चियों की मंडियां लगती थी अफगानिस्तान में इस भारत से बल्कि बाद में ये होता है इन्होंने मर्दों की मंडियां लगानी शुरू कर दी थी पठानों ने ले जाके चीमा साहब अफगानिस्तान में। अब आप में और उनमें क्या फर्क है बताएं ना मुझे। आप इस वक्त जो मुगल करते थे उसमें और जो पाकिस्तानी इस वक्त सारा कुछ जो आपका इशराफिया है, रूलिंग लीड है आपकी, क्या फर्क है उनमें और इनमें? कोई फर्क नहीं। जिस तरह मुगल करते थे आप बिल्कुल उसी तरह कर रहे हैं आप। मैंने आपको बताया नहीं, आपके सीएसएस अफसरान और जज जो हैं, जो अपनी अकेडमी में पढ़ते क्या है, ब्रिटिश एजेंट बनते वहां बन के, और कुछ भी नहीं करते चीमा साहब। उनको सिखाया जाता है कि गोरे को कॉपी तुमने किस तरह करनी, कि मैं मुंह डेंगा करके इन लोगों से इंग्लिश तुमने बोलनी ताकि इनको समझ ना आए। चीमा साहब दर हकीकत नहीं है, ना आपने इस्लाम समझा है, ना पाकिस्तान बनाया है, पता नहीं फिर आपने किया क्या है। मेरी समझ से बाहर है आपने क्या किया। चले कोई दुआ खैर ही हो सकती है चीमा साहब। देखें मुझे उम्मीद थी और अभी तक है हाफिज साहब और काजी साहब पर, देखें ये क्या करते हैं पाकिस्तान। लेकिन वो तो तार साहब बात ठीक है आपकी, हाफिज साहब और काजी साहब है, लेकिन आप काजी साहब तो खुद मुश्किल में फंसे हुए हैं। नहीं ठीक हो वो काजी साहब जो हैं वो सुने एक्सटेंशन के चक्कर में हैं। गया और तार साहब अगर एक्सटेंशन होगी तो स्टेबिलिटी आएगी, आप समझते हैं मैं समझता हूँ एक्सटेंशन पे, काजी साहब की एक्सटेंशन के ऊपर स्टेबिलिटी आएगी। बल्कि मैं समझता था इन लोगों के जो 3-3 साल की इनकी अगर जाबे भी एक्सटेंशन की जाती उससे स्टेबिलिटी आनी थी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए हाफिज साहब का, काजी साहब का होना बहुत जरूरी है, वरना पाकिस्तान के हालात सब खराब है। मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान के हालात सब खराब, और पता नहीं ये भी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनल पता नहीं क्या क्या उनके पास इश्यूज है, क्या क्या प्रेशर है। लेकिन अगर ये दो लोग हाफिज साहब और काजी साहब इज नॉट एबल टू डिलीवर, देन यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। तार साहब इनके होते ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो डिलीवर क्या करना है इन्होंने? अगर डिलीवर हो नहीं पा रहा ना, हो नहीं कर पा रहा। चीमा साहब देखे ना, काजी साहब की पोजीशन तो कल ठीक हुई है। उससे पहले तो साथ उनके जो 2 दूसरे जज लगे हुए थे वो तो चट्टे सामने थे। जो दूसरे 3 लोगों का जो पैनल था, इससे पहले बंदयाल साहब क्या करते, मेरे लौंडा लपाड़ा चीख रहा है स्टेप, कहने जी बड़ा जुल्म हुआ है। तो बंदयाल साहब क्या करते थे, सीनियर 3 जज थे काजी फाइज ईसा, और वो उनको सामने उनको कोई केस नहीं भेजा जाता था। गुड टू सी यू, गुड टू सी यू, आओ मर्सिडीज के ले आओ। हाय मार्शल भी नहीं लाते बद वक्त। पहले ये होता रहा। काजी फायज ईसा तो मैं समझता हूं कल पहले दिन आए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कल पहले दिन, yesterday was his first day। उससे पहले तो वो स्टेबल ही नहीं थे, उससे पहले तो उनके कंट्रोल में नहीं थी चीजें। इसी तरह को हाफिज साहब के हालात है, उनका कोई हाथ उन्होंने हाथ पवे तो कुछ सिद्धा करन पाकिस्तान वास्ते अपना हजूर। तार साहब देखिए, ये अब सिचुएशन तो है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शहबाज शरीफ की लिस्ट में कौन लोग हैं जिनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, और उससे पता चलेगा कि पाकिस्तान की ग्लोबल रेलेवेंस क्या है। तार साहब ये मानते हैं ना कि वो जो लिस्ट मुलाकातों की होगी उससे हमारी रेलेवेंस का अंदाजा होता है कि कौन न्यूयॉर्क के अंदर पाकिस्तान के वजीर आजम को मिलना चाहता है। तार साहब जरा इस पे कमेंट कीजिएगा कि मोदी साहब तो यूएन पे खिताब नहीं करना चाहते, क्या वजह, क्या वो यूएन को अहमियत नहीं दे रहे और पाकिस्तानी वजीर आजम सिर्फ यूएन के लिए आ रहा है? चीमा साहब दर हकीकत इसको अगर देखा जाए तो जो भारत है उसको यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर कई रिजर्वेशंस हैं उनको। उसकी वजह ये है कि ये मैंने अगले दिन भी हमने एक ब्लॉग किया था जिसमें एक्सपेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल की बात हमने की थी। दे हैव रिजर्वेशंस, और मेरे ख्याल में भारत का वहां पे मोदी साहब का स्पीच ना देना मेरे ख्याल में इन प्रोटेस्ट, एंड इट मेक सेंस। भारत हैज बीन वर्किंग ऑन दैट टारगेट सिंस सो लॉन्ग, और उस मेरे ख्याल में इस वक्त यूनाइटेड नेशंस जो है इट हैज बिकम इररेलेवेंट टू द वर्ल्ड।
देख लें इस वक्त जिस तरीके से गाजा की जंग है, यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, दूसरे ममालिक के अंदर वीगर मुसलमानों के साथ चाइना में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमान जो हैं उनके हालात चल रहे हैं, जिस तरह और दुनिया के अंदर हालात हैं, तो यूनाइटेड नेशंस हैज बिकम इररेलेवेंट। उसके कोई सिचुएशन, कोई कदर रह ही नहीं चुकी है। तो उसमें मोदी साहब ने स्पीच दे के करना भी क्या है उसमें? वो तो मेरे ख्याल में जो मेरा जो अंदाजा है, लग रहा है जिस तरीके से उनका जो स्केड्यूल है, वो अपने डायस्पोरा को मिलने आए हैं, क्वाड से मिलने आए हैं, और उसके बाद वो जो अपने सीईओ बिजनेस राउंड टेबल उसके लिए आए हैं। मेरे जिस तरीके से वो कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन इज नॉट रेलिवेंट फॉर देम, और मेरे ख्याल में दे आर डूइंग इन प्रोटेस्ट, ताकि सिग्नल जाए यूनाइटेड नेशंस को कि वन ऑफ द राइजिंग पावर, इकोनॉमिक पावर इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्लेटफॉर्म। मेरे ख्याल में दिस इज अ वेरी वैलिड थिंग। बिल्कुल ठीक है। देखते हैं तार साहब, इसको फॉलो करेंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दौरे को, और देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो डियास्पोरा से क्या खिताब करते हैं। आई विश के पाकिस्तानी वज़ीर आज़म भी कोई डियास्पोरा से खिताब करते, को बात करते, को पता चलता वो क्या बोलेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब भी दुनिया में कहीं जाते हैं तो वो अपने लोगों से ज़रूर खिताब करते हैं, लोग उन्हें वेलकम करने बाहर निकलते हैं। ये शायद हमारे वज़ीर आज़म के बारे में कहा जाता है वो थोड़ा डरते हैं कि कहीं डियास्पोरा को पह ना जाए, अगू ये रहे चीमा साहब, मैं आई विश के शेयर कर पाता आपसे, क्योंकि मैं आई एम वाचिंग इट, और मैं बिलखसूस देख रहा था कि जिस तरीके से भारतीय डायस्पोरा कितना ऑर्गेनाइज्ड है। बसों के इंतजाम किए गए, $40 टिकट था, वॉशिंगटन डीसी से जाना फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से वापस आना, सब्सिडाइज बसों के टिकट थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिस तरीके से ईमेल और सारा वो कर रहे थे, वर्सेस मेरे कई दोस्त हैं जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को मिलेंगे भी, और ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 150 लोगों का न्यूयॉर्क के अंदर एक डायस्पोरा के लिए एक इवेंट किया जा रहा है जिसमें शहबाज शरीफ साहब स्पीच देंगे। और आप सोच नहीं सकते कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू फाइंड द पाकिस्तानी डायस्पोरा टू सिट इन फ्रंट ऑफ। तो मुश्किल है। देखें, मैं शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं। आई विश के आई वाज एबल टू शेयर थिंग्स विद यू। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।